तो विधायक बनने के बाद मैं तो साइकिल से चलता हूँ और साइकिल से जनता के पास जाता हूँ। कितनी हद तक कोई गलत नहीं, कुछ नहीं था। गली गली में साइकिल, लोग से पूछिएगा बताएंगे उनकी कृपा से वो विधायकी भी आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के चरणों में आ गई है मेरे माध्यम से। आना स्वाभाविक रूप से मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, आर्मी वाले के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आर्मी में रास्ता सीधी चल सकते हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने नीरज मिश्रा हत्याकांड भूल गए वो? आप बताइए। मैंने उतारी थी उसकी सरकटी लाश यहीं फरुखाबाद में। मैं पूछना चाहता हूँ मायावती से क्या विदेश नीति है उनकी, बताइए। मैं अखिलेश यादव से खुले मन से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आर्थिक नीति है, क्या विदेश नीति, क्या संविधान के विषय में आप जानकारी रखते हैं और किस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ देम टॉकिंग? क्या किस प्रकार की सामरिक नीति होनी चाहिए देश की? जिन लोगों को ये जानकारी नहीं, उनके मुद्दों का हम क्यों जवाब दें? हमारा कार्यकर्ता हमसे विधायक जी नहीं कहता, मेरा कार्यकर्ता हमसे मेजर साहब नहीं कहता, मेरा कार्यकर्ता हमसे दादा कहता। देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरों से नहीं बढ़ने वाली। युवाओं का रोष जायज़ है, लेकिन युवाओं को थोड़ा मैं समझता हूँ कि जागरूक होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटास्टिक इंटरव्यू सीरीज आज विद उज्जवल। सोशल मीडिया का वक्त चल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में सारे काम जो कर सकते हैं समाज के लिए, जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो मतलब हर एक फील्ड का अब सिस्टम चेंज हो गया है। उस वक्त में हमने एक सीरीज की स्टार्ट की है और इसमें हम आपके क्षेत्र के जो विधायक होते हैं, आपके क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। आज की इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं फरुखाबाद जिले में। यहाँ से फरुखाबाद के विधायक हैं मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी। इनका अगर मोटा माटी परिचय दूं मैं आपको, तो सुनील दत्त द्विवेदी जी एक यहाँ के लोकप्रिय चेहरे हैं। फरुखाबाद में इनका काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो जानी मानी एक हस्ती कह सकते हैं। और इनके जो पिताजी थे मेजर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका तो एक बहुत ही अचंभित सा इतिहास भी रहा है, उस पर भी हम ये तमाम काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी, थोड़ा डीप पॉइंट भी होंगे, उसी पर हम बात करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हम सुनील दत्त जी से जुड़ेंगे, उनसे जुड़े मुद्दों से सवाल पूछेंगे। सुनील दत्त जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया पे आपका कैसा क्या रहता है? आप एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है, और तमाम काफ़ी सारी चीज़ें। रीजनेबली एक्टिव रहता हूँ। अच्छा, नॉट वेरी एक्टिव, नॉट हाइपर एक्टिव, रीजनेबली एक्टिव। जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आम जनता में जाननी चाहिए वो जाती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप राजनीति में कैसे कदम रखा? राजनीति में कदम मैंने रखा अपने, इससे पहले मैं डिफेंस सर्विसेज में था जी। इंडियन आर्मी में मेजर के पद पर था। हमारे पिताजी राजनीति में थे। पिताजी के आह्वान पर मैंने सेना से नौकरी छोड़ी और उनको ज्वाइन किया। लेकिन दुर्भाग्य था कि मेरे सेना की छोड़ने के 2 महीने बाद ही उनकी हत्या हो गई, जिसकी वो आशंका मुझसे व्यक्त कर रहे थे पिछले 1 साल से, और जो एक प्रमुख कारण था मुझे सेना से वापस आने का। जी। क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि उन्हें आशंका है कि उनकी हत्या हो जाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए। तो देश सेवा के बाद मैं समाज सेवा में आया। द्विवेदी जी की हत्या हो गई। वो मिनिस्टर थे, आप जानते हैं, यूपी गवर्नमेंट में बड़े शक्तिशाली नेता माने जाते थे। उसके बाद मेरी माता जी को मिनिस्टर बनाया गया। वो चुनाव लड़ी, बाई इलेक्शन लड़ी, उनका सहयोग मैं करता रहा। उसके पश्चात मुझे बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी, उसमें मुझे दायित्व दिया गया। क्योंकि मैं पूर्व सैनिक था, इसलिए उत्तर प्रदेश के सारे पूर्व सैनिकों को जोड़ने का जिम्मा हमको दिया गया पार्टी से। एक सैनिक प्रकोष्ठ का गठन हुआ जिसे बोला गया पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। जी। उस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से हर जनपद में मैंने जिलाध्यक्ष घोषित किए सैनिक प्रकोष्ठ के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा। इसके बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए। माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनको भी बुलाया हमने। यहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस प्रकोष्ठ का मैं 2 टर्म अध्यक्ष रहा, 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद एक सुरक्षा प्रकोष्ठ है, उसका मुझे एक टर्म राजनीति में दिया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष रहा। फिर पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में मुझे मुझे दायित्व सौंपा गया। फिर प्रदेश मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री के रूप में मुझे भाजपा ने जिम्मेदारी दी। इस दौरान मुझे बीजेपी ने चुनाव लड़ने का भी अवसर दिया। मैंने कुल 3 चुनाव विधानसभा के लड़े। जी। पिछले 2 चुनाव में जीत नहीं सका। इससे पिछला चुनाव था, उसमें मैं सिर्फ 147 वोटों से हार गया था।
बहुत नैरो मार्जिन था। इस बार मैं करीब 50,000 वोटों से जनता ने मुझे जिताया है, तो आज मैं जनप्रतिनिधि हो गए, जनता का सामने हूँ, जनता का विधायक। आप राजनीति में एक्टिव पिताजी की मृत्यु के बाद हुए पूरी तरह से, पहले भी थे? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं रहे। आर्मी आपने छोड़ी है पिताजी की मृत्यु के बाद? नहीं, मृत्यु से 2 महीना पहले। 2 महीने पहले, जब उन्होंने आशंका जाहिर हाँ, की आशंका आपसे। जाहिर की थी। अच्छा, आप यहाँ पर आ गए थे 2 महीने पहले हाँ, मैं छोड़कर? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में पिताजी के पास नहीं थे आप? पिताजी, हम लोग सेटल तो लखनऊ में हो गए थे, हमारे माँ और हमारे भाई बहन लखनऊ में सेटल थे। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो वो सब जिम्मेदारियां निभा रहे थे जी। यहाँ पे डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का 2-3 महीनों में मौका नहीं मिला। पॉलिटिक्स से मेरा स्पर्श जो हुआ है वो असलियत में हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद ही मैंने जाना राजनीति क्या होती है, राजनीति में नेतृत्व में कौन कौन से लोग हैं। अदरवाइज मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं कश्मीर की पहाड़ियों में था जी। पिछले, जब पंजाब में आतंकवाद चला मैं वहाँ पोस्टेड रहा, कश्मीर में आतंकवाद चला वहाँ आतंकवादियों से हमारा मुठभेड़ होती रही। तो हमें जो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पॉलिटिक्स की, इसकी कोई जानकारी नहीं होगी बिल्कुल। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी का क्या कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, कौन कौन से नेता हैं जिनके आधार पर, ये सब बाद में हो जाए। आप आर्मी में रहे, कहते हैं आर्मी का बंदा बहुत प्योर हार्ट होता है, दिल से बहुत साफ होता है, जाबाज होता है, वीर होता है। मतलब आर्मी का व्यक्ति राजनीति में मोटा माटी अपने को जल्दी शामिल नहीं कर पाता है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो आर्मी पर्सन कभी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने फिर राजनीति ही क्यों चुन ली थी पिताजी की? क्योंकि पिताजी की भी मृत्यु राजनीतिक कारणों से हुई, उसमें भी राजनीति का पूरा हाथ है, तो आपको ये डर नहीं, इन सब चीजों को देखा नहीं आपने? नहीं, देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको बाय चॉइस करनी पड़ती हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट से हो जाती हैं। जिन कारणों से मेरे पिताजी को हटाया गया, लेकिन जिन राजनीतिक कारणों से कि भाई यहाँ फर्रुखाबाद की सीट खाली हो जाएगी, वो इतने बड़े नेता थे, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं रही हों, या उनको जो 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 कातिल थे उनका ये मानना था कि इनका एक लड़का जो है वो आर्मी में है, वो तो वापस आएगा नहीं जी। एक बेटा बहुत छोटा है, वो मुझसे करीब 16 साल छोटा था, तो वो बहुत ही छोटा है, अभी संभाल नहीं पाएगा, सिस्टर की शादी होकर चली जाएगी। तो उन लोगों का ये मानना था कि ब्रह्मदत्त जी के हट जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाला कोई नहीं होगा, वो शून्यता को प्राप्त हो जाएगी और हम यहाँ पे फिर बन जाएंगे नेता। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा उनका ये था कि उनके ना रहने पर दिक्कत ये आएगी कि कैसे उनका केस लड़ेगा, कौन केस करेगा, हम लोग तो हत्या करके धीमे से निकल लेंगे, कोई हमारे पर वो नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा। ये कारण थे। तो विद द बैक ऑफ द माइंड, जैसे आपने कहा कि आर्मी वाला होता है, स्पष्ट होता है, ध्येय आधारित होता है, लक्ष्य आधारित होता है, पेशेंट होता है, साफ दिल का होता है। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनके हत्यारों को सज़ा दिलाने का मैंने संकल्प लिया था। वो संकल्प हालांकि बहुत देर लगी, उसमें करीब 20 वर्ष लगे जी। लेकिन आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में लड़ते लड़ते, हाई कोर्ट लड़ते लड़ते, अभी सुप्रीम कोर्ट, तो आज जो उनके हत्यारे हैं वो उम्र कैद मैंने उनको करा दी, वो जेल में पहुँच गए जी। दूसरी चीज़, जो द्विवेदी जी को हटाया गया जिन कारणों से कि विधायकी हमेशा के लिए इस परिवार से चली जाएगी, यहाँ की जनता के माध्यम से, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ने जो आस्था व्यक्त की मुझ पर, माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, वो विधायकी भी आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के चरणों में आ गई है मेरे माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जिन कारणों से, हालांकि स्वाभाविक रूप से मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, आर्मी वाले के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आर्मी में रास्ता सीधी चलते हैं जी। यहाँ के जो रास्ते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अटल जी ने कहा बट रफ्तीले रास्ते हैं। राम प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे नेता थे, कहते थे काजल की कोठरी है, इसे चंदन का मंदिर बनाना है। तो लेकिन समय के साथ धीमे धीमे एडजस्ट हो जाता है आदमी, जब उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण ये हो कि आपको सेवा भाव रखना है, देश सेवा करनी है। उसी प्रकार से राजनीति में अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमें समाज सेवा करनी है, तो हमारे रास्ते बिल्कुल तय रहेंगे और हम उन रास्तों पर फिसलेंगे नहीं। हम लोगों के लिए, चाहे मेरे पिताजी रहे हों, चाहे मैं रहा हूँ, हमारे लिए राजनीति एक त्याग है, तपस्या है, पूजा है, बलिदान है। हमारे लिए कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, या जिस प्रकार का अभी कुछ समय तक चलन रहा कि बहुत सारे राजनीतिक विधायक, सांसद आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां लेके, बहुत सारे राइफलमैन लेके ये सब चलते थे, एक वो ग्लैमर दिखाने के लिए कि नेता ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है।
अच्छा। मैंने कभी भी राइफलमैन नहीं रखे पीछे 20, हालांकि खतरा मुझे बहुत बना रहा हमेशा भाई उनका पिताजी ही आपके जब इस कारणों से रहे तो आपको तो स्वाभाविक सी बात है खतरा रहेगा। और एक मात उनका पॉलिटिकल सर्वाइवर में था, एक मात उनके केस की पैरवी करने वाला में था, बहुत सारा खतरा रहा। लेकिन मैंने कभी ये शो ऑफ नहीं किया कि मैं लंबी लंबी गाड़ियाँ और लंबी लंबी राइफलें लेके घूमूँ। और अब तो विधायक बनने के बाद मैं तो साइकिल से चलता हूँ और साइकिल से जनता के पास जाता हूँ। बिन था, कोई गलत नहीं, कुछ नहीं था, गली गली में साइकिल, लोग से पूछिएगा बताएंगे आपको। अच्छा। साइकिल में चला जाता हूँ, वो ईजी रहता मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी लंबी गाड़ी उतनी जनता आपसे दूर। जनता के हिसाब से ही चला जाए। विधायक हूँ तो जिस तरह से हमारी जनता चलती, जिसने हमें चुना है, अगर वो रिक्शे पे चलती तो मैं रिक्शे पे, साइकिल चलती साइकिल, पैदल चलती तो पैदल। आप साइकिल से चले, ऐसा ना हो कि साइकिल वाले आपको कहने लगे कि आप साइकिल पर आ गए। नहीं नहीं नहीं, साइकिल इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जी, ऐसा तो नहीं, यातायात का साधन है, एक सरलता का भाग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं निकल जाता हूँ तो बच्चे रोक लेते हैं मुझे। अच्छा। और लोग जो रोकने वाले हों वो मोटरसाइकिल से तेज़ी से निकल गए, अब वो देख रहे हैं वो मेजर साहब आ रहे हैं तो आज मेरा अच्छा इनसे बात रोक के बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है अपनी समस्या। अच्छा, अभी आप जो पिताजी के संदर्भ में उन लोगों शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं थोड़ा सा खुल के जानना चाहूँगा, वो लोग कौन थे जो उन लोगों की आप बात कर रहे थे? जो हत्यारे थे वो थे एक विजय सिंह, वो आज समय बांदा जेल में बंद है, आजीवन कारावास काट रहा है। एक संजीव माहेश्वरी था, वो भी मैनपुरी जेल में आजीवन कारावास काट रहा है। ये मेन लोग थे, कुछ और लोग भी थे, उनको पुलिस द्वारा शायद सजा दी गई है, काउंटर किया गया है। ये प्रमुख लोग थे, उनको सजा। इतना समय कैसे लग गया? इतना समय, ये न्यायिक व्यवस्था का ऐसा है भारतवर्ष में कि समय बहुत लग जाता है। हालांकि मैंने लॉ किया, वहाँ कहा जाता था कि डिले डिफीट्स द क्लेम, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है, और वो भी जब आप 24 घंटे पैरवी करें तब ये दिक्कतें आती हैं व्यावहारिक। ये तो आप बताइए, आपके पिताजी मिनिस्टर थे, फिर आप आए, तो आपके साथ ऐसा होता है तो आम जनता कितना उसको कितना सब चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा। इसको ये ध्यान देने वाली बात है और ये चिंता का विषय भी है। तो आपको लगता है सरकार को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये न्यायिक प्रक्रिया पे कुछ ऐसे कानून होने चाहिए, कड़े कानून, जिसपे तुरंत एक्शन होना चाहिए? सरकार का विषय नहीं है ये, जुडिशरी का विषय है, और जुडिशियल सिस्टम इस विषय में गंभीरता से सोच भी रहा है। इसीलिए बहुत सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो जुरिस्डिक्शंस अलग अलग बांटे जा रहे हैं। इसीलिए सरकार भी ध्यान दे रही है, पुलिस के काम, इन्वेस्टिगेशन अलग हो, प्रोसिक्यूशन अलग हो, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो एक टोटल रिफॉर्म लाने का प्रयास हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी, जुडिशियल सिस्टम में भी, जिससे न्याय आदमी को जल्दी मिल सके। अच्छा, आप विधायक की सीट पर फिर आ गए हैं, आपके पिताजी रहे, आप रहे, अभी तक आप मुझे ऐसा फर्रुखाबाद जिले के अंदर काम बताइए, जनता के सामने रखिए, जिससे आपको भी एक फक्र महसूस हो कि आप इस कुर्सी पर बैठकर मैंने ये काम कराया है। आपको फक्र होना चाहिए और जनता भी उस पर फक्र करे। नहीं देखिए, जो काम अभी तक कराए गए हैं जी, तो जो मेजर वर्क्स मैं लेके चला हूँ वो पाइपलाइन में है। जैसे मैंने जो फर्रुखाबाद में जाम की समस्या है जी, फर्रुखाबाद में एक सीधी रोड है बैकबोन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह, फतेहगढ़ से जाती है और उधर फर्रुखाबाद बीवी के अंदर निकल जाती है ना, एक ही रोड है, बाकी उसके सब्सिडरीज हैं, कोई इधर से निकल रही, कोई इधर से निकल रही जी। तो अब इस एक रोड होने की वजह से जाम की समस्या बहुत रहती है, और जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं जहाँ मार्केट है वहाँ तो बहुत ही समस्या हो जाती है। तो इसके लिए एक प्रपोजल मैंने गवर्नमेंट को दिया था कि फर्रुखाबाद के चारों ओर रिंग रोड बना दी जाए। अच्छा। जिससे जो ट्रैफिक है वो उधर डाइवर्ट हो जाए, मेन सिटी में ना आए। इसके लिए जो प्रस्ताव दिया था, यहाँ पर पांचाल घाट है जी, गंगा जी किनारे, वहाँ से एक गांव पड़ता है अमेठी कोना, अमेठी कोना से कटरी धर्मपुर, कटरी धर्मपुर से गुड़गांव देवी एक मंदिर है कायमगंज बाईपास पे, तो वहाँ तक चली जाएगी। और वहाँ से फिर रोड ऑलरेडी है, उसे ढिलावल मोड़ से हम NH 730C आता है इटावा वाला मार्ग, इस पर कर देंगे तो ये ट्रैफिक पूरा बाहर चला जाएगा, एक बिंदु जाम कम करने के लिए। एक मैंने और प्रपोजल दिया है, जो कायमगंज बाईपास आता है फर्रुखाबाद की तरफ, तो वो जो बाईपास आता है सामने रेलवे लाइन पड़ जाती है जी, तो उसमें कोई जाने का रास्ता नहीं है, ना नीचे से ना ऊपर से, तो वो अंडर पास अगर बन जाता है नीचे से ट्रैफिक निकलने का, तो वो सीधे यहाँ पे सेंट्रल जेल वाली सड़क पे जोड़ देगा जाके, तो तब भी ट्रैफिक बहुत सारा डाइवर्ट हो जाएगा, मेन सिटी में नहीं आएगा। ये जो रोडवेज के काम, ये प्रपोजल्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। अच्छा, है ना। इसी तरीके से एक फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मेन मार्ग, मुख्य मार्ग है,
इसमें मैंने चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया पीडब्ल्यूडी को कि इसमें चौड़ीकरण करके बीच में डिवाइडर लगा दिए जाएं, ये फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन तक जाए तो भी ट्रैफिक को संतुलित किया जा सकता है। ये तो आपके प्रपोजल्स हैं, मैं ऐसा काम जानना चाह रहा वही बता हूँ रहा जो हूँ। हुआ, ये प्रपोजल्स थे। अभी काम होता है एक रिंग रोड का निर्माण जी। जो प्रपोज है। एक था मेरा अंडरग्राउंड केबलिंग का, फर्रुखाबाद में जो जर्जर लाइनें हैं यहाँ पर जी। उनको हटाकर, क्योंकि आंधियों आती तूफान आता है तो सब जर्जर लाइनों में आप जानते क्या होता है, करंट लग जाता है, ये सब इनको हटा के अंडरग्राउंड केबलिंग करने के संबंध में ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें हमने गवर्नमेंट से स्वीकृति भी करा ली। अच्छा। हाँ, अप्रूवल हो गया माननीय ऊर्जा मंत्री के से और मुख्यमंत्री जी के से भी, और उसमें टेंडर भी हो गया, बजट भी अलॉट हो गया। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वो उस काम को रोक दिया गया कुछ अपरिहार्य कारणों से, शासन द्वारा लंबित है। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। अच्छा। यानी अगर उससे सिर्फ ओके कर दिया जाए तो वो काम यहाँ चालू हो जाए। शायद 16.5 करोड़ का उसका फर्स्ट फेज है। तो वो मैंने रखा है जो चौक के चौक है यहाँ से उसके अगल बगल 2 किलोमीटर के एरिया में सारे अंडरग्राउंड हो जाए। बात यह है कि उसमें उसको बजट के अभाव में रोका गया है, अदरवाइज वो काम अभी तक चालू हो जाता। एक तो काम ये था। दूसरी चीज़ ये है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इसमें सड़कों के लिए कुछ पैसा आया था। तो मैंने ज़िले में सबसे अधिक सड़कें अपनी विधानसभा में बनाई हैं जी। और मैंने 49 सड़कें उस योजना में अलग अलग गांव में बनाई, जिससे पूरा हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र सैचुरेटेड हो जाएगा। अच्छा। अन्य विधानसभाओं में थोड़ा कम बनी है, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, लेकिन हमारे यहाँ 49 बनाई। ये दूसरी चीज़, यहाँ पर पानी की विकट समस्या थी। गर्मी में आप जानते हैं क्या हाल होता है इस क्षेत्र में। तो मैंने स्पेशली RO वाटर प्लांट लगवाए हैं जो उसमें पानी की कूलिंग भी होती है और RO वाटर मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है। और ये भी चिन्हित करके ऐसे ऐसे स्थानों पर लगवाए जहाँ पर बहुत आवश्यकता पानी की होती है। जैसे है आपका शमशान घाट है, वहाँ रहते बस पब्लिक बैठती आगे है। जैसे प्रमुख चौराहा है कोई, जहाँ पूरे ग्रामीण लोग आते हैं, वहाँ इकट्ठे होते आगे। इस प्रकार के स्थान चिन्हित करके RO मिनरल वाटर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट में वो लगवाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, जो हमारा शमशान घाट है, वहाँ जब लोग दाह संस्कार के लिए जाते थे तो एक सिंगल रोड है, तो ट्रैफिक 2 वे नहीं हो सकता। यानी अगर इधर से ट्रैक्टर जा रहा है और वो कम चौड़ी थी, तो उधर वाला आ गया तो फंस गया, जाम लग गया। ऐसे में कई बार मैंने देखा डेड बॉडीज हिलक जाती थी, उनको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे ट्रैक्टर से उतारने, जा ही नहीं पाते थे। तो ये एक बहुत भीषण काम है, बहुत बड़ी समस्या थी फर्रुखाबाद की, क्योंकि अंतिम लास्ट स्टेप तो वही है, हर आदमी का वहीं जाता है। और वहाँ आप भीड़ में फंसे रहें, लकड़ी सिर पे रख के, कंधे पर रख के चलो और पहुँच ना पाएँ, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी मेरा प्रोजेक्ट था। और इसमें दोनों तरफ जो घर थे उनको तोड़ा जाना था। अब कोई अपना घर अपने हाथ से तो तोड़ नहीं लेगा, और प्रशासन की मदद से तोड़ेंगे तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। इसलिए मैंने स्पेशली हर घर में जाकर रिक्वेस्ट किया। ऐसे करीब 55-60 घर थे दोनों तरफ, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे अधिकतर। उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर उनसे एफिडेविट्स बनवाए, हलफनामे बनवाए कि हम अपनी 1-1, 2-2 मीटर ज़मीन देने को तैयार हैं। बहुत विरोध भी हुआ, किसी ने समर्थन किया। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ पर 5-6 जिलों का आदमी आता है अपनी डेड बॉडीज लेके, कि आराम से, सड़क तो इतनी चौड़ी हो गई है वो कि 2 वे ट्रैफिक या 3 वे ट्रैफिक निकल सकता है। नाली पक्की बनवा दी हैं, उसमें मैंने ये भी कहा था बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा। अगर कोई सरकारी व्यवस्था में ऐसा काम होता है, कमीशन में फिनबाजी हो, कतई इसमें नहीं होगी। तो वो एक कारण मुझे लगता है कि इसमें क्या, वो तो मुझे लगता है किसी में नहीं होनी चाहिए, किसी में नहीं होनी चाहिए, किसी में नहीं होनी चाहिए, किसी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर होती है तो मैंने ये शब्द यूज़ किया था इसमें कुछ। और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे क्या खुशी है, हम पब्लिक फर्रुखाबाद की खुश है। और जाते हैं तो ये कहते हैं मेरे सामने ये बहुत अच्छा काम करी, तो मतलब बरसों से कोई करा नहीं पाया था, इसको करा दिया है तो चौड़ीकरण। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, यहाँ पे एक ठंडी सड़क पड़ती है जी, उस सड़क पे ही आपके पार्टी के फर्रुखाबाद से सांसद भी रहते हैं, वहीं पे इनका भी है। वो सड़क बड़ी व्यवस्था खराब है उसकी, और आज से नहीं है, जनता बताती है कि ये काफी सालों से है। उम्मीद थी, उसका क्या होगा, उसका मैं जानना चाहता हूँ। वो अब क्यों नहीं होती है, वो वहाँ पे क्यों नहीं बनती? वहाँ पर ठंडी सड़क, बताऊँ आपको, ठंडी सड़क का निर्माण, उच्चीकरण कराया था हमारी माताजी जब मंत्री जी, पूरी ठंडी सड़क का।
उसके बाद से वहाँ जो मैं समस्या देख रहा हूँ कि वहाँ पानी भर जाता है, तो ट्रैफिक लोड बहुत है वहाँ, ठीक है, बहुत भयंकर ट्रैफिक लोड है, और वहाँ पानी के निकास का साधन नहीं है। नगर पालिका से हम लोगों ने कहा था नाला बनाने के लिए, तो वो आधा कचरा नाला बनाए, वो भी ठीक तरह से नहीं बन पाया। ये कारण है कि जब बरसात होती है तो पानी उसमें से ओवरफ्लो होकर सड़क पे आ जाता है, और सड़क पे आने की वजह से सड़क टूट जाती है। ये है असली कारण उसका ये है। तो इसको आप किसको, नगर पालिका को दोष दे रहे हैं? हाँ, नगर पालिका, जिम्मेदार नगर पालिका है ना। आपने एक भी बार वहाँ पे अपनी अरे एक बार 50 सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन किया हम लोगों। मुकेश राजपूत जी ने खुद बैठ के नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, सैकड़ों बार हम लोगों ने उसके लिए किया, आंदोलन किया। भाई नगर पालिका हमारे पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। नगर पालिका समाज, ये क्या आपकी बस बहुजन समाज पार्टी के पास है। उनकी अपनी कार्यशैली है, उनका अपना सोचने का तरीका है, उनका जो है किसी चीज़ को डिले कर देना, ये कर देना। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। अभी तो चंडी सड़क आप देख रहे हो बहुत ठीक हालत में है, जैसी भी है। एक ज़माना था इतने बड़े बड़े गड्ढे तो निकल ही नहीं सकते, तो गाड़ियाँ पलट जाती थी। क्या ये आप क्या समझते हैं, मतलब जानबूझकर ऐसा हो रहा है कि सांसद आवास वहीं पड़ता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, जानबूझकर ऐसा नहीं हो रहा, ये कहना गलत होगा। ये मैं समझता हूँ इतनी तो फिर वही एक रोड का ऐसा क्या इतना बुरा हाल है? वही एक रोड का ये है कि उसमें इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो गंभीरता से उसको नगर पालिका को लेना चाहिए था वो नहीं लिया। अब नगर पालिका का जो यहाँ पे कार्यशैली है, उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो के वो लोग काम करते हैं। कौन सा ठेकेदार होगा, कितना कमीशन लिया जाएगा, ये जब ईगो क्लैशेस हो जाते हैं ईओ में और चेयरमैन में, तो वो चीज़ खराब भी पड़ जाती है। लगभग यही स्थिति इस चंडी सड़क के साथ हुई थी। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक ब्राह्मण, भाजपा से, मैं विधायक तो हैं ही, ब्राह्मण नेता भी हैं। ब्राह्मण शब्द में जानबूझकर यूज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी राजनीति जो चल रही है वो ब्राह्मणवाद पर आ गई है। अखिलेश जी कहते हैं मैं मूर्ति लगवाऊंगा, मायावती कहती है मैं उससे बड़ी मूर्ति, ऐसे करके चल रहा है। आपकी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने में काम कर रही है अब। लेकिन जो ब्राह्मण वोट का, ब्राह्मण क्लैश, ये सारी चीजें आई, ये क्या है, कैसी, क्या पार्टी की राजनीति इस पर क्या है? ब्राह्मणत्व को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोग, जनता आरोप लगाती है आपकी पार्टी पर। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक गुलदस्ता है हर रंग के फूल का। यहाँ हर जात बिरादरी का सम्मान है, हर जात बिरादरी का समावेश है। हम अगर बहुजन समाज पार्टी को देखें, आप बताइए कौन कौन से कास्ट उसके साथ जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी को देखिए, कौन विशेष एक जाति वर्ग जुड़ा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हिंदू धर्म के जितने भी वर्ण व्यवस्था में जितने भी वर्ग हैं, बिरादरी हैं, सारे ही सारे उच्च स्थान पर हैं। किसी को कहीं भेदभाव नहीं किया गया। सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम तो भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा। तो मतलब सारे है ना। आप हिंदू धर्म आप कह रहे थे, इसलिए आप ब्राह्मण कह रहे थे, इसलिए मैंने हिंदू धर्म का प्रयास। आप अगर ब्राह्मण ना कहते तो हम हिंदू धर्म का वो नहीं कहते। मेरा जो कहना है, मैंने सब रंग का गुलदस्ता मान लिया कि हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का आदमी यहाँ है। आप मुख्तार अब्बास नकवी हमारे मिनिस्टर हैं, शाहनवाज हुसैन हमारे प्रवक्ता हैं, रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो हमने कभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हम, आप क्या हैं, आपका सरनेम हमने कभी नहीं जाना कि आप मिश्रा हैं कि शुक्ला हैं कि सिंह हैं कि वाल्मीकि हैं कि क्या हैं। क्योंकि संघ की व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यवस्था से ही इस राजनीतिक दल का जन्म हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप जानते हैं, उसमें कभी भी सरनेम प्रयोग नहीं होता है। अगर आप अमित हैं तो अमित जी कहा जाएगा, सुनील जी कहा जाएगा, आशुतोष जी कहा जाएगा। उसके पीछे आप कहाँ हैं हमको मतलब नहीं है। तो उसी आधार पर जब हमारे राजनीतिक दल की स्थापना हुई, जनसंघ बना, जनसंघ से भाजपा बनी, तो संस्कार तो आखिर आप परिवार से लाएंगे ना, तो वो संस्कार हैं। अब इसको दूसरे दल किस चश्मे से देखते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, ये तो उनके ऊपर है कि साहब ब्राह्मणों को नहीं लेके चलना है, उसके बाद कह देंगे फलानों को नहीं लेके चलना है, किसी को नहीं। इसका तो विरोध करने का उनका जरिया है। देखिए सुनील जी, मैंने हकीकत जो देखी है, क्योंकि हमने तो ग्राउंड चीजों पर देखा है, राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा कब बनाया, जब जनता इन सबको लेकर के आई। राजनीतिक दलों ने तो मुद्दा बाद में बनाया ब्राह्मणत्व को लेकर के। जनता जब आपसे नाराज होने लगी थी, स्पेशल मैं ब्राह्मण जनता की बात कर रहा हूं, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। तो जनता ही आपसे बिखरती हुई जा रही है, अलग जा रही है। मेरा कहना दूसरा है जी। मुद्दा इन लोगों ने बनाया और जनता तक पहुंचाया। अच्छा। अपने अल्टीरियर मोटिव के खातिर। बात समझे ना? मुद्दा कौन बनाता है? मुद्दा एक लीडर बनाता है, और वो फैलता कैसे? मीडिया से फैलता है।
तो समाजवादी पार्टी के लीडर, बसपा के लीडर, कांग्रेस के वो लीडर, इन लोगों ने इशू बनाया, उसे मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया, तब वो जनता में गया। जनता डज नॉट हैव एनी सिस्टम जिससे उसको मालूम पड़ सके, कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है पब्लिक के पास। जो आप, मेरी नॉलेज क्या है फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स की, मैं जो अखबार पढ़ूंगा वही तो है, मैं जो टीवी चैनल देखूंगा, जो सोशल मीडिया है वही तो है। अब बॉम्बे में क्या हो रहा है मैं बैठ के इसी से तो जानूंगा, वुहान से कोरोना चला इसी के माध्यम से जाना ना। जनता ये भी तो देखती है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण हत्याएं हो रही हैं, ये भी तो जनता जानेगी। कहाँ हत्याएं हो रही हैं ब्राह्मण की? ब्राह्मण हत्याएं आपके प्रदेश में कितनी हुई? मुद्दा तो वहीं तभी से बना है। ऐसा कुछ देखिए, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सरकार अपने कदम उठाती है, और जब सरकार उठाती है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, एक चीज़। दूसरा, हमेशा से हर दल का व्यक्ति कहता आया, ये जो आज आरोप लगा रहे हैं ये भी कहते आए हैं कि जो अपराधी होता है उसकी कोई बिरादरी जाति नहीं होती है ना। तो इसको इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज कर देना, अपराधी को दंड देना जरूरी है, ठीक है। मैं अपराधी के अलावा की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आप देखिए, आपने अगर मुद्दे को ध्यान दिया हो, आपके एक एसपी साहब ने हत्या करवा दी एक, क्योंकि वो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, महोबा का शायद से मुद्दा रहा वो। एसपी ने एक आदमी रंगदारी लेते थे एसपी उससे, और नहीं हुआ तो एसपी ने उसको मरवा दिया। आपकी मुद्दा शायद संज्ञान में आया हो। तो ये सारी कानून व्यवस्थाएं भी ध्वस्त होती जा रही हैं आपकी सरकार में, मानते हैं आप? ये नहीं, ध्वस्त नहीं होती जा रही है। अब आप इसकी तो बहुत बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप कुछ शब्दों में, आपका आधा घंटा इसके लिए पर्याप्त नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने नीरज मिश्रा हत्याकांड भूल गए वो? आप बताइए। मैंने उतारी थी उसकी सरकटी लाश यहीं फर्रुखाबाद में, उसके वहाँ से सपा की सरकार थी, और सपा की सरकार में उसका सिर काटा गया, सिर काट के पैक करके कहीं भेजा गया। और दूसरी चीज़, उसी के परिवार के खिलाफ एफआईआर लिखा दी गई, जिससे उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति शव तक नहीं ला सका था यहाँ पे। और घटिया का जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं गया, तो मैंने ही सब लकड़ियाँ खरीदवाई थी, मैं ही सब अपने लोगों को लेकर उसको दाह संस्कार करने गया था। इसका एक भाई कहीं से छुप के आया था, वो वहाँ पर झाड़ियों में खड़ा रहा था, लेकिन सामने नहीं आया था समाजवादी पार्टी शासन के डर के कारण। और ये लोग अपना पहले अग्रमान झांक के देखें, उसके बाद सब छिबरामऊ करना कार्यकर्ता आए थे। तो जनता ने जवाब दे दिया, सपा को हटा दिया, कुर्सी से उतार के बैठा दिया। जवाब दे दिया तो मैं आपको इंस्टेंस बता रहा हूँ ना। तो अब आप तो ऐसी गलती, मुझे लगता है ऐसी गलती मत करिए। हाँ, हमारे को किसका सर काटा जा रहा है जो आप कह रहे हो गलती करना? हम तो सर पे मुकुट पहना रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी किसी का विरोध थोड़ी करती है। देखिए, हम एक व्यवस्था के तहत चल रहे हैं, एक विचार के साथ चल रहे हैं हम लोग। अगर आप हमको सपा और बसपा से कंपेयर करेंगे तो आप सही स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। नहीं, विपक्षी पार्टियों से कंपेयर ना किया जाए आपको। विपक्षी है ही नहीं कहीं। विपक्ष किस लिए होता है? डिस्कशन इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन आप मुझसे करें, उसका कोई परिणाम तो निकले, किसी दिशा में तो वो जाए, कोई सार्थक दिशा तो पकड़े। ये क्या कि आप चिल्लाते रहे ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। मतलब अच्छा, मैं चलिए आप आइए, मैं पूछना चाहता हूँ मायावती से क्या विदेश नीति है उनकी, बताइए। मैं अखिलेश यादव से खुले मन से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आर्थिक नीति है, क्या विदेश नीति, क्या संविधान के विषय में आप जानकारी रखते हैं, और किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ देम टॉकिंग? क्या किस प्रकार की सामरिक नीति होनी चाहिए देश की? जिन लोगों को ये जानकारी नहीं, उनके मुद्दों पर हम क्यों जवाब दें? भाई, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि ब्राह्मणों का, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ब्राह्मण नहीं थे? जी बिल्कुल थे ना जी, नेता थे ब्राह्मणों के। बिल्कुल। क्या आपको जानकारी है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसमें द्विवेदी जी को पकड़ के जेल में, इटावा जेल में नहीं रखा गया। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उन्हें तन्हाई में रखवाया। क्या वो क्रिमिनल थे, क्या आतंकवादी थे, या अपराधी थे? आप बताइए, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? उसके बाद उनके सारे शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करवा दिए, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? और उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी हटा दिए। तो आप आइडेंटिफाई करके चलते हैं, हम लोग तो नहीं चलते ना। हम तो जो अपराधी हैं भाई, किसी भी बिरादरी का, किसी की जाति का हो सकता है। सरकार का धर्म है कानून व्यवस्था बहाल करना, और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार से कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था बहाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। और जहां तक ये ट्रिवियल इश्यूज उठाते रहते हैं बसपा वाले और सपा वाले, तो अब आप मान के चल लीजिए कि हम 100 पे हैं तो वो 10 पे भी नहीं पहुंच पाए। इतना लंबा लार्ज डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमारी जो सोच है वो और विस्तृत होती जा रही है। 2 MP की पार्टी आज कहाँ पहुंच गई?
अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हिल गए रहते तो वही हाल होता है जैसे इन लोगों का हो रहा है। अब बिलों में घुसते जा रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे, मेरा कहना है कि आप भारतवर्ष की समस्याएं देखिए, है ना, इस पर कोई बहस नहीं करता। ये तो भारतवर्ष के इधर क्या है, पाकिस्तान, क्या आपका मित्र देश है? नहीं है ना। आप चारों तरफ देखिए, इंडिया इज विद इन अ रिंग ऑफ फायर। चारों तरफ से श्रीलंका, चीन, आपका बांग्लादेश, ये सब हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ मित्रवत नहीं हैं। तो हमारी मेन लड़ाई वहाँ चल रही है। ये लोग हमारी लड़ाई को, देश को सपोर्ट करने की बजाय कुर्ता खींच रहे नीचे। अरे आपने इनकी हत्या करा दी, अरे आपने उनकी हत्या करा दी। आप बड़े विजन को देखिए ना। हम जो व्यक्ति देश बचा रहा है, मान लो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है, हम उस तरफ ध्यान लगा रहे हैं। आप एक परिवार चलाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या रहता है? हमारा परिवार सुरक्षित रहे। उसके लिए बहुत सारी बलिदान, कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, तभी तो परिवार चलेगा। लेकिन बड़े मुद्दों को देखते हुए छोटे मुद्दे भी मुझे नहीं लगता नजरअंदाज करने चाहिए। छोटे मुद्दे क्या नजर, देखिए छोटे मुद्दे कौन से नजर आते हैं? छोटे मुद्दे क्या होते हैं? कानून व्यवस्था एक बनाने का अपना तरीका है, वो सरकार बना रही है। मुद्दे क्या हैं? गरीब के पास अनाज पहुंचे, है ना मुद्दा ये। बिल्कुल है ना। भ्रष्टाचार ना हो, है ना मुद्दा ये। रोजगार आ जाए युवाओं को, वो मिले। आप कोरोना का पिछले 3 साल तो छोड़ दीजिए, 3 साल भी लें हम, रोजगार के लिए माननीय योगी जी ने जो कदम उठाया, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया। इन्वेस्टर समिट उन्होंने कराया, 2 बार इन्वेस्टर समिट कराया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जो एकदम अछूता माना जाता था उद्योग की दृष्टि से कि यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ गुंडई है, मारामारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट था उसमें नंबर 1 आता है कानून व्यवस्था। वो हमने सुनिश्चित कराई कि आप आइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कोई हानि नहीं होने देंगे, कोई गुंडे नहीं होगी। हम दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस बनने की बात चल रही है, जिससे आपका माल कम समय में सही स्थानों पर पहुंचे। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या होता है? बिजली की हालत कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या थी और आज क्या है, आप देख लीजिए। 5-6 कंपनियां उन्होंने पाली हुई थी, उनको पेटेंट किया हुआ, तो उन्हीं के माध्यम से दुगने दामों में बिजली खरीदी जाती थी। पेयजल की व्यवस्था, सोशल मीडिया मार्केटिंग की व्यवस्था, ओवरऑल जो इन्वेस्टर समिट में ऐसे ही नहीं महिंद्रा आ गया, ऐसे ही नहीं वहां पर आपके अंबानी पहुंच गए, ऐसे नहीं टाटा। सरकार का ये बहुत बड़ा कदम था, इसकी तारीफ होती है हर जगह, जनता भी करती है। और उसमें बजट लोगों ने अलॉट भी कर दिया, वो चल रहा है काम। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इससे रोजगार सृजन होगा कि नहीं होगा? ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आम जनता लाभान्वित हो रही है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। इसी प्रकार से जो अभी कल परसों 3 लाख युवकों वाली जो रोजगार की बात आई है, उसमें भी मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं। और आप कोरोना काल पे आ जाइए, पिछले जो मार्च से चल रहा है, आपने देखा 1-1 हज़ार रुपये हर गरीब के उसमें पहुंचा। जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बाहर फंसे हुए थे, मुंबई में थे या कहीं काम कर रहे थे, सूरत में काम कर रहे थे, बहुत, उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाल के उनको घरों तक पहुँचाना ये छोटा काम नहीं था। क्योंकि हम लोग यहाँ लगे ज़मीन पर, हमने देखा है कितना मुश्किल था कि कोरोना भी ना हो और सुरक्षित पहुँच भी जाएँ। उनको यहाँ तक कि खाना तो छोड़िए, चप्पल तक मुहैया कराई है हमारी सरकार ने, क्योंकि इतनी दूर से नंगे पैर आ रहा था चलता हुआ। उनको प्रॉपर क्वारंटाइन कराया गया, उनके लिए लंगर चलाया गया, उनको राशन वितरण किया गया। इतने बड़े पैकेट्स हमारी सरकार ने बांटे हैं, गेहूं के, दाल के, चावल के। ये किस लिए? मुद्दे हैं कि हमारा आदमी कैसे सुरक्षित रहे, जनता कैसे सुरक्षित है। उसके लिए हम कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। उसके लिए जो समाज कल्याण की डिफरेंट योजनाएं हैं, विभिन्न जो केंद्र सरकार से संचालित हो रही हैं या प्रदेश सरकार से हो रही, उनको सुनिश्चित किया है। आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में जब कोरोना आया तो बहुत ही संगठित और बड़ी अच्छे तरीके से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने उसको टैकल किया। ठीक है, राजनीति में आप किसे अपना आइडल मानते हैं फिलहाल? राजनीति में आइडियल तो देखिए, जब मैंने आंखें खोली राजनीति में तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को खड़ा पाया था। उनको मैंने आदर्श के रूप में देखा। आपके यहाँ का कार्यकर्ता, मैं जानना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं की क्या नज़रिया है आपके यहाँ फर्रुखाबाद लोकल में? आपसे कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हैं, खुश हैं या अंदर भीतर घात चल रहा है? ये तो आप पता करेंगे जाके। लेकिन कार्यकर्ता हमें अपने परिवार का अंग मानता है। हमारा कार्यकर्ता हमसे विधायक जी नहीं कहता जी, मेरा कार्यकर्ता हमसे मेजर साहब नहीं कहता, मेरा कार्यकर्ता हमसे दादा कह के बुलाता है। अच्छा, आप कहीं चले जाइए, दादा, वो अभी बैठे होंगे बाहर से बोलिए दादा कह के बुला।
तो दादा अगर आदमी कहता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में दो भाव समझ में आते हैं, एक तो श्रद्धा का, विश्वास का, और दूसरा स्नेह। 2022 की तैयारियां कैसे चल रही हैं यहाँ पे? 2022 की तैयारियां जिस दिन से 2017 हुआ था तभी से चल रही हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे ज़्यादा देसी घी आज दिन डाल दें तो स्वादिष्ट हो जाएगी दाल। ये तो शुरू से धीमे धीमे खाना पकता रहता है, उसमें स्वाद आता रहता है। तो जिस दिन से हम लोग कोई ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, स्पेशल एफर्ट्स करने की बात नहीं है, लेकिन आम दिनचर्या की ज़िंदगी में लोगों के दुख सुख दूर करना, लोगों के यहाँ जैसे जाना, उनकी समस्याएं पूछना, उन समस्याओं को निदान कराना, अगर अधिकारियों के माध्यम से तो कराना, समाज कल्याण की योजनाएं हमारे डोरस्टेप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, मोदी जी ने गैस भिजवाई पहुँची कि नहीं पहुँची, जो इंदिरा आवास योजना है उसमें लोगों को दूसरी किस्त मिली कि नहीं। आगे आने वाले समय में फर्रुखाबाद को आप कहाँ पे देखना चाहते हैं अपने नज़रिए? देखिए, फर्रुखाबाद को मैं बहुत विकसित जिला देखना चाहता हूँ। फर्रुखाबाद में 2-3 चीज़ें हैं। फर्रुखाबाद में एक तो इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, जी। और जैसे यहाँ पे श्रृंगीरामपुर है, सतयुग के ज़माने का है, जैसे यहाँ कंपिल है, वहाँ पर द्वापर के समय की चीज़ें हैं। तो पौराणिक इतिहास के दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसको टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ शाह जी की विश्रांतियाँ जो मेरी विधानसभा में पड़ती हैं, यहाँ नीम गुरु जी का मंदिर है, ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने लिखा भी है, गवर्नमेंट को लिखा भी है। अच्छा। कि हाँ, इसको आप विकसित करें। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ जो 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 मेन चीज़ है कि फर्रुखाबाद में कृषि की दृष्टि से आलू एक बहुत बड़ा उत्पादक यहाँ का प्रोडक्ट है, और इसमें गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, हम लोगों ने भी प्रयास किए, कुछ व्यापारियों ने भी प्रयास किए, लेकिन शायद कुछ ऐसी गुणवत्ता उसकी है जिससे लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई विशेष उसमें केमिकल लैग कर रहा हो या क्या है, तो इसीलिए उसके आलू के आधारित कोई उद्योग नहीं लग पाया है। लेकिन प्रयास जारी है, कुछ नए व्यापारी सामने आ रहे हैं, शायद वो इस दिशा में चिप्स फैक्ट्री वगैरह लगनी चाहिए जिससे यहाँ यूटिलाइजेशन हो। ये है। आपको प्रमोट करना चाहिए यहाँ के लोकल लोगों को भी, अपना कुछ बना करके ऐसे करके, जैसे आत्मनिर्भर की बात आई थी। हाँ। तो ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा कुछ चल रहा है या शुरू किया है आपने? लोगों ने हल्के छोटे स्तर पे किया है। आपको वैसे उसको और बढ़ावा देना चाहिए और चीज़ें उभर। तो फर्रुखाबाद को आप आगे आने वाले समय में एक टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र देखना चाहते हैं? टूरिज्म को देखना चाहते हैं। दूसरा, विकास की दृष्टि से जो जिस प्रकार से बड़े विकसित शहर हैं, उस तरीके से हमारे फर्रुखाबाद विकसित हो। एक जो एक्सप्रेस वे आपका जाता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, वहाँ से इसको जोड़ा जाए 4 लेन से, तो और जल्दी अच्छा डेवलपमेंट होगा। और जो मैंने आपको जो डिफरेंट रोड्स बताए, देखिए होता क्या ना कि उद्योग वाले औद्योगिक घराने देखते हैं कि हमको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही। जी बिल्कुल, है ना, बिजली आ रही कि नहीं आ रही, हमारा माल कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ये है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वहाँ बदमाशी हो रही हो, गुंडई हो रही हो। तो जब हम धीमे धीमे ये सुनिश्चित करते जा रहे हैं, तो अपने आप स्वतः ही औद्योगिक घराने वो यहाँ पर आएंगे, और तभी फर्रुखाबाद का असली विकास होगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जो है वो बहुत अच्छा काम करे, और यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स निकलें जो पूरे देश और विदेश में फर्रुखाबाद का नाम करें। इसके अलावा युवाओं में एक बड़ी रोष है रोजगार वगैरह को लेकर के, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? युवाओं का रोष जायज़ है जी, लेकिन युवाओं को थोड़ा, मैं समझता हूँ कि जागरूक होने की भी आवश्यकता है। क्योंकि हमारी सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि मान लीजिए आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप स्वरोजगार ला सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना कुछ कारखाना लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना कोई प्लांट लगा सकते हैं। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा की व्यवस्था की गई है। जैसे मुद्रा लोन योजना मोदी जी ने चलाई थी, जैसे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, जैसे DIC जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से लोन मिलता है। अभी परसों 25 लाख का किसी ने लोन लिया है, वो दोना पत्तल बनाने के लिए मेरे पास आया था। अच्छा, हाँ, जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट कौशल विकास केंद्र हैं, वहाँ पे कारपेंटर की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, मोटर वाइंडिंग की, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ जाके हमको सीखना चाहिए। जैसे जन शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर लेडीज़ को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो लिटरेट्स हैं या न्यू लिटरेट्स हैं उनको लाया जा रहा है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरों से नहीं बढ़ने वाली है ना। हम BA कर लें, BSc कर लें, या हम MBBS और उसमें इंजीनियरिंग में चले जाएं, समझ रहे हैं। जो अप्रेंटिसशिप वाला कॉन्सेप्ट है, जितने ज़्यादा ट्रेड्स में हम क्वालिफाई करा देंगे, जैसे चाइना में क्या हुआ, आज हर चीज़ में उनका बिजली की झालर बनती है, खिलौने बनते हैं, चप्पल बनते हैं। जो 10th लेवल का बच्चा है
उसको अगर हम सही तरह से गाइड कर सकें कि तुम उसी वक्त टैप कर लें 10th 12th में कि ये बेटा तुम्हारे पास कोर्सेज है, ट्रेड साइंस में जाना चाहते चले जाओ, ये हम आपको सुविधाएं देने कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात सही है। चाइना का जैसा एग्जाम्पल दिया, ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है इस चीज़ों को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार गाइड नहीं कर पा रही है युवाओं को। वो सीधा कहती है कि पकौड़ा बेचो, तो युवाओं को कहीं ना कहीं ठेस लगती है इस चीज़ की। गाइडेंस सही मिलना चाहिए। जैसे आपने बात की ना, ऐसे एग्जांपल्स दे चाइना की और इन सब चीज़ों की, तो युवा समझेगा और फिर जाकर के वो चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन गाइडेंस एक सही होना चाहिए। गवर्नमेंट को आप ठीक करें, गवर्नमेंट गाइडेंस दे रही है, ऐसा नहीं दे रही है। ऐसा ना होता तो कौशल विकास केंद्र को खुल जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है जो समाज का स्ट्रक्चर है अपने यहाँ, वो स्टेटस वाइज है जी, बात समझे ना। यहाँ पर माँ बाप चाहता है मेरा लड़का डीएम बन जाए। देखिए, आप पहले जन्म कुंडली बनती थी हिंदुस्तान में, क्या लिखा जाता है? लड़का डॉक्टर बनेगा, लड़का अधिकारी बनेगा, लड़का इंजीनियर बनेगा, लड़का कारपेंटर बनेगा, नहीं लिखते थे। लड़का बहुत बड़ा फेमस इलेक्ट्रीशियन बनेगा, ये नहीं लिखते थे। तो ये जो हमारा समाज है ना, ये बुद्धिजीवी समाज, ये स्टेटस वाइज है कि भाई सबसे अच्छा क्या, डीएम, सबसे उसके अंदर ये, तो फिर डॉक्टर नहीं इंजीनियर, उसके नीचे है ही नहीं कुछ। बात समझे? तो ये गवर्नमेंट गाइडेंस की बात अलग है, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो भाई बहन लोग हैं हमारे परिवार में हैं, हम भी इस चीज़ को टैप करें कि ठीक है हमारा बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, बन सकता, लेकिन एक ट्रेड में परफेक्शनिस्ट तो बन सकता है। जितने बड़े बड़े लोग हुए, जितने साइंटिस्ट हुए, न्यूटन हुए और ये आपके आर्किमिडीज हुए, आइंस्टाइन हुए, है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी MBA की डिग्री लेके और PhD करके थोड़ी ना आए थे। छोटी छोटी सी शुरुआत में कहाँ पहुँच गए जी। और इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यही मैं कह रहा था, जैसे आपने न्यूटन और इन सब का एग्जाम्पल दिया, मैं चाहता हूँ सरकार ऐसे एग्जाम्पल्स भारत से ही उठाए, यहाँ के लोगों के एग्जाम्पल्स सेट किए जाएं, तो उनको एक माइंड में और होगा कि हमारे यहाँ के लोग उस जमाने में इतना ऊपर चले गए थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा भी कुछ होना चाहिए। उसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद इसका अंत करेंगे। 2022 में आप फिर विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी का फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो पार्टी जो दायित्व देती है उसे निभाना पड़ता है। ठीक है, ये पार्टी करेगी। तो ये थे हमारे साथ फर्रुखाबाद से विधायक सुनील दत्त द्विवेदी जी। इनसे युवाओं के रोजगार को लेकर बात हुई, तमाम काफी सारी जो मुद्दे चल रहे हैं समाज के, कैसे इन्होंने राजनीति में कदम रखा, कैसे इनके पिताजी के समय से, क्योंकि ये आर्मी में थे और आर्मी से राजनीति तक का सफर हमने जाना, युवाओं के मुद्दे पर बात हुई। उसके साथ ही जो ब्राह्मण की एक इशू चल रहा है प्रदेश में, तमाम काफी सारी पार्टियां उठा रही हैं, उस पर भी बात हुई। फर्रुखाबाद की बात हुई, फर्रुखाबाद के युवाओं की बात हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात हुई। तमाम काफी सारे मुद्दे जवाब में मिले। उसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें रहीं जो जनता जानती है, जनता तय करती है, और ये सारी चीजें हम जनता के थ्रू ही जानना चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसे और क्या मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। उसके साथ ही मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी एक नए शख्स के साथ। तब तक शुक्रिया, अलविदा।